हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आज हम डील करने वाले हैं जुडिशरी का एक नया सब्जेक्ट। आज से शुरू होने जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्री यूट्यूब सीरीज। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यूट्यूब पर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ को प्रॉपर तरीके से सेक्शन वाइज एटलीस्ट जो है एक्सप्लेनेशन हो जाए। हालांकि बैचेस में तो हम सेक्शंस, एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, केस लॉज, डिफरेंसेस, मेंस क्वेश्चन, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। लेकिन एक सेक्शंस का जो रफ इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर लॉ वाला टीम हमेशा से बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वाईटी सीरीज लेकर आई है, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट उन सेक्शंस का क्रक्स समझ सकें जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी सीरीज में एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें ना सिर्फ हम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बट जितने भी हमारे बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी, इंडेमनिटी, जिनको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, उनके सेगमेंट भी सारे वाइंड अप करेंगे। अराउंड 20 लेक्चर्स का मैंने प्लानर रखा है। 20 क्लासेस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे मिलने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबल है कि ये लेक्चर्स जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर बिगिनिंग विद दिस सेशन मैं आपको जो सूचित करना चाहूंगी वो ये है कि कंप्लीट फ्री बैच है। जितनी भी इसकी पीपीटीज हैं, जो भी इसका कंटेंट रहेगा, वो आप पीडब्ल्यू ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसका एक प्रोसेस है और प्रोसेस में ये रहेगा कि आपको सबसे पहले जाकर पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करने पर आपके पास फ्री बैचेस का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले आप ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देख पाएंगे। जैसे कि बीएनएसएस का फ्री सीरीज का पीपीटीज आप वहां से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कलेक्ट कर रहे हैं, सीपीसी ऑलरेडी हो चुका है, बीएसए ऑलरेडी हो चुका है, बीएनएस ऑलरेडी हो चुका है, और अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज। पूरी कोशिश की जाएगी कि जितने भी मेजर लॉज हैं उनके वाईटी पर हम प्रॉपर सीरीज दें, ताकि बच्चा अपना फ्लो से कंसिस्टेंट तरीके से अपना सब्जेक्ट पढ़ सके। सबसे बड़ा जो लैक्यूना मैंने यूट्यूब में ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आपके पास कंटेंट तो खूब सारा है यूट्यूब पे, पढ़ाने वाले भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में जब चीजें नहीं मिलती है, हैफिजडली मिलती हैं, तो आपका भी पढ़ने का जो सीक्वेंस है, कंसिस्टेंसी है, वो फ्लो टूट जाता है। इसीलिए आपकी जो लॉ वाला टीम है उन्होंने प्लान किया है कि ये सीरीज मैं शुरू करूं। खैर 20 दिन में ये सीरीज जो है वाइंड अप हो जाएगी आपके पास। पूरे मार्च में हम इस पूरी सीरीज को डन कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल दिस बैच। इस बैच को एनरोल करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन और समझेंगे कि आज की क्लास में हमें चीजें मिलने क्या क्या वाली है। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कि ये भारत में हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है। और सबसे दूसरी बड़ी चीज जो हमको देखनी है, दैट इज द क्रोनोलॉजी, और रादर मैं कहूं द जर्नी फ्रॉम अ ऑफर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेक्चर नंबर 1 कतई इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि एक ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कौन सी सारी चीजें आती हैं, क्योंकि उन्हीं सब चीजों को लेकर आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। सेक्शन 1 से लेके 75, अगर कोई पूछ ले, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कई बार डाउट आता है, क्योंकि बीएनएस में, बीएसए में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जो कि स्टूडेंट पढ़ना भी नहीं चाहता और प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते भी नहीं है। तो कई बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कोई सेक्शंस हैं क्या जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूं। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी प्रोविजो, ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन सिर्फ प्री नहीं, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देख के सिचुएशन बनाकर आपको रीजनिंग और डिसीजन देने को बोल सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन। केसेस काफी सारे मैंने प्लान किया है कि केसेस पर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केसेस की लिस्ट जो है केसेस की, उस पर लैंडमार्क केसेस का एक अलग से हम सेशन ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज सेशन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बिकॉज आई बिलीव कि केसेस में सिर्फ और सिर्फ व्हाट वाज हेल्ड इज नॉट नेसेसरी। थोड़ा फैक्ट्स पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस जजमेंट को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। बट फ्रॉम योर एग्जाम कॉन्टेक्स्ट ओनली एंड ओनली व्हाट वाज हेल्ड, दैट इज द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए आपको फैक्ट्स भी समझना जरूरी होता है, जो कि थोड़ा सा यूट्यूब पर जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है हमारे ऊपर कि सेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चे रिकॉर्डेड देखना पसंद नहीं करते। तो हम लोग लैंडमार्क केसेस का एक अलग से पूरा सीरीज लेंगे, उसमें साथ में केस लॉ का के साथ साथ वो रेलेवेंट सेक्शन भी मेंशन कर दें। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम सब स्टूडेंट्स ने, जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन करना है या एलएलबी करना है तो आपने 12th क्लियर किया होना चाहिए, 10th क्लियर किया होना चाहिए।
तो हम ये कह सकते हैं कि हर 12th स्टूडेंट ने 10th जरूर किया होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर 10th स्टूडेंट ने 12th जरूर किया होगा। अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी आप अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको रेंज मिलेगा, जो कि मैंने हमेशा से होमवर्क दिया है। ये रेंज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है ये रेंज एटलीस्ट याद कर लो। एटलीस्ट ये रेंज तो आप याद कर ही लीजिए, ये रेंज तो जो है वो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि रेंज याद होने से आपके आधे से ज्यादा जो इश्यूज हैं सेक्शन को रिकॉल करने के वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड नाउ वी विल बिगिन विद द सेशन, जहां पे डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम ये समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर आप अपनी आम जिंदगी में देखोगे तो डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप इंप्लाइडली एंटर हो रहे हो और हमें पता भी नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। आप सुबह उठने की दिनचर्या से देखो, जब पूरा दिनचर्या है आपका, सुबह उठ रहे हैं, दूध वाला अगर घर आ रहा है, अगर न्यूज़पेपर वाला घर आ रहा है, आप लॉन्ड्री के लिए कहीं कपड़े दे रहे हैं, वेजिटेबल लेने मार्केट जा रहे हैं, शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे। मैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रही, क्योंकि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो आपको खुद पता चलता है ओके वी हैव रिटन समथिंग, वी हैव स्पोकन समथिंग, बट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं। एंड इसी को देखते हुए 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, क्योंकि बिना कोडिफाइड लॉ के ये जो डेली बेसिस पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। कहीं कहीं पर इंग्लिश लॉ डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडियन लॉ ऑन सर्टन पॉइंट्स और सर्टन कॉन्सेप्ट्स, बट हमें क्या फॉलो करना है, हम फॉलो करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कोडिफाइड लॉ है वो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीजें जरूरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर हमारे पास रेमेडीज क्या होने वाली है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने से सबसे पहले हमको क्या चीज चाहिए होती है, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमको चाहिए एक ऑफर। अगर मैं आपको कहूं दैट आई वुड लाइक टू सेल माई दिस फोन टू यू, अगर मैं कहूं कि मुझे अपना ये फोन आपको बेचने का है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक ऑफर करना पड़ेगा आपको, यस और नो। अब ऑफर करते ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, दैट मींस उसके बीच में बहुत सारी चीजें, वो क्या सारी चीजें आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले एक ऑफर का होना जरूरी है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं, ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं। प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर 2A। अब मैं ऑफर कर रही हूं कि आई वुड लाइक टू सेल दिस फोन ऑफ माइन टू यू, वुड यू लाइक टू परचेज इट, दैट मीन्स आपको अपनी एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। मियर ऑफर से कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मैं अगर ऑफर दे रही हूं तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, एंड एक्सेप्टेंस पे पूरी एक क्लास है। हमारी फर्स्ट क्लास होगी ऑफर पर, सेकंड क्लास होगी एक्सेप्टेंस पे, थर्ड क्लास होगी कंसिडरेशन पे, फोर्थ क्लास होगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे, फिफ्थ क्लास होगी फ्री कंसेंट पे, सिक्स्थ क्लास होगी वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पर होगी, फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट। अब जब मैंने ऑफर किया, आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हो, दिस मेक्स अ प्रॉमिस। दैट मींस यहां पर क्या हो गया है, यहां पर एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट अराइज हो चुका है। बोथ द पार्टीज आर अंडर एन अजम्पशन दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर ईच अदर। तो यहां क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस बन जाता है। यहां क्या बन जाता है, यहां हम कह सकते हैं हमारा प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस से भी अभी हम कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पर आए नहीं हैं, क्योंकि इस प्रॉमिस के अंदर कुछ और चीज मिलनी चाहिए, और वो क्या होता है, कंसिडरेशन। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि बेटा वुड यू लाइक टू कम एट माई होम फॉर द डिनर टू नाइट, आप एक्सेप्ट कर लो तो प्रॉमिस हो गया। हाँ, प्रॉमिस तो हो गया, ये सोशल एग्रीमेंट है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट के लिए कुछ और एसेंशियलिटीज भी चाहिए। इसीलिए हम एसेंशियलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक और एसेंशियलिटी पढ़ेंगे, एंड दैट इज इट शुड बी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, नॉट सोशल रिलेशनशिप। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जहां पर सिर्फ प्रॉमिस हुआ, ओके फाइन मैम, आई कम टू योर बर्थडे पार्टी, आई ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, यू प्रिपेयर बिरयानी फॉर अस, सो दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। मैं नहीं बनाऊं तो कल को यू कैन नॉट स्यू मी, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट यहां पर आके रुक चुका है। वी बोथ आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। हाँ मैम, हो सकता है कि आप हमको केक खिलाएं, हम आपको गिफ्ट दें, आप हमको बिरयानी खिलाओ, हम आपको गिफ्ट दें, बट दीज कंसिडरेशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। दैट मीन्स प्रॉमिस के साथ हमको कंसिडरेशन चाहिए। कंसिडरेशन बोले तो प्रतिफल चाहिए, यस और नो।
दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, समथिंग फॉर समथिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू का हो सकता है। सेक्शन नंबर 25 के साथ हम पढ़ते हैं कोई भी वैल्यू का हो सकता है, बट लॉ उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करे, चाहे वो 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 1.5 रुपए हो, 50 रुपए हो, 50 करोड़ रुपए हो, ये आपकी मर्जी है कि आपको अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कितने में सेल करनी है, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कंसिडरेशन क्या, दैट इज गिवन अंडर 2D, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होना चाहिए, तब जाकर हमारा यहां पर बनता है एग्रीमेंट। दैट मीन्स दैट कंसिडरेशन इज एग्रीड बिटवीन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, promiser and promisee, got it? So अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अभी तो ये 8वीं से 10वीं में आया है, और 10वीं पास करने के बाद ही तो 12वीं में आएगा। दैट मीन्स हमें 11th स्टैंडर्ड चाहिए बीच में। सो एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है, डेफिनेशन पढ़ो आप कॉन्ट्रैक्ट की, तो भी वो साफ कहता है एवरी एग्रीमेंट enforceable by law is called as contract. Every agreement enforceable by law is called as contract. तो what is legal enforceability? विधि द्वारा परिवर्तनीयों में चीजें क्या क्या आएगी, एक लंबी सी लिस्ट है, वो लिस्ट हम पढ़ेंगे और उसके रेलेवेंट जो सेक्शंस है वो पढ़ेंगे हम। तो कहता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी आते ही वो एग्रीमेंट टर्न्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये टेबल, अगर ये क्रोनोलॉजी, जिसको मैं रिवर्स क्रोनोलॉजी कहती हूं, अगर ये समझ आ गई आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर कमांड लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये चीज ध्यान रखना है, ये जो लीगल एनफोर्सेबिलिटी वर्ड है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस लीगल एनफोर्सेबिलिटी में ही वो सारी चीजें छुपी हुई है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस के रूप में आपको मिलेगी। ये सुनो, सेक्शंस के रूप में आपको मिलेगी। दैट मीन्स ऑफर डिफाइंड है, दैट इज प्रपोजल डिफाइंड है, एक्सेप्टेंस डिफाइंड है, प्रॉमिस डिफाइंड है, कंसिडरेशन डिफाइंड है, एग्रीमेंट डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। कुछ नहीं डिफाइंड है तो वो है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी को हम डिफाइन करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले एग्रीमेंट का लिटरल मीनिंग समझे क्या। एग्रीमेंट की 2 एसेंशियलिटीज हैं। मैं कहूंगी वो सिर्फ एग्रीमेंट की नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की भी एसेंशियलिटीज हैं। बिकॉज हर एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। सो एवरी 12th पास इज अ 10th पास। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट की एसेंशियलिटी तो बाय डिफॉल्ट होनी ही है, लेकिन हर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियलिटी तो नहीं है। एवरी 10th पास इज नॉट 12th पास, बट एवरी 12th पास इज अ 10th पास पर्सन। देयरफॉर व्हाट डू वी से, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल agreements are not contract। बोलो हाँ कि ना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी पूरी हो जाती है। और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो यहां फेल हो जाता है। बेटा जो 11वीं फेल वो 12वीं में कैसे पहुंचा, वो तो 10वीं पास ही रह गया ना। लेकिन हर 12वीं में एंटर होने वाला बच्चा 10th पास करके आया है। तो आओ जरा समझें कि इस लीगल एनफोर्सेबिलिटी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आने वाली हैं। लीगल एनफोर्सेबिलिटी की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। इस लीगल एनफोर्सेबिलिटी की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। सबसे पहले अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी के बारे में बात करूं तो आप मुझ पे भरोसा मत करो, पर सेक्शन नंबर 10 पे करना है। मैं कहूंगी मुझ पे भी ट्रस्ट मत करो, बट सेक्शन नंबर 10 पे ट्रस्ट कर लो, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 कहता है दैट विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर उसमें 5 चीजें आ जाती है। तो क्या आ जाती है? 5 चीजें। वो 5 चीजें कौन सी है हम कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही चल लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी आती है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक करार जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है तो वो संविदा बन जाती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लीगल एनफोर्सेबिलिटी में क्या क्या आता है, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ फर्स्ट इट इज एंटर्ड बाय केपेबल पार्टीज। इट इज एंटर्ड बाय केपेबल पार्टीज। अब केपेबल पार्टीज कौन होता है तो इसके बारे में चर्चा करता है आपका सेक्शन नंबर 11। कौन डिस्कशन करता है? इसके बारे में आता है आपका सेक्शन नंबर 11।
सेक्शन नंबर 11 कहता है देयर आर 3 पीपल हु आर केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। कौन कौन होता है? एक होता है मेजर, एक होता है साउंड माइंड, एक होता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये एक्स का मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करे तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 11 केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देन हु इज अ साउंड माइंड? साउंड माइंड को डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 12 में। ओके, अ पर्सन who is capable of understanding the terms of the contract and also capable of making the rational decisions as to the effect or as to the terms of the contract जो उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करने वाली, that is given under section number 12। तो पहला क्या बोलता है सेक्शन नंबर 10 कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमको केपेबल पार्टीज चाहिए, और दूसरा जो चाहिए वो चाहिए हमको फ्री कंसेंट। क्या चाहिए? फ्री कंसेंट चाहिए। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13, फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 14, जो कहता है अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द पार्टीज एग्री विद ईच अदर इन सेम थिंग इन सेम सेंस, ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही चीज पर एक ही सेंस में। दैट मीन्स देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, तो हम कहेंगे देयर इज फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट कब कहलाई जाती है? तो आपका सेक्शन नंबर 14 खुद कहता है कि मैम हम कहेंगे कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ 5 थिंग्स, देयर इज एब्सेंस ऑफ 5 थिंग्स, वी कॉल देम एज अ फ्री कंसेंट। क्या क्या नहीं होना चाहिए? कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये कहता है कि मैम सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा फ्री कंसेंट क्या होता है। सेक्शन नंबर 10 इटसेल्फ इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंप्लीट स्टोरी और कंप्लीट बर्थ ऑफ एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पूरी जर्नी का मैं कहूं ये ट्रेलर सेक्शन है, आप इसको ट्रेलर की तरह लिख लो, क्योंकि ये अगर आप देख लेते हो तो आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक मूवी दिख जाता है सामने। ओके, फिर तीसरी चीज जो ये कहता है वो कहता है देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ कहता है देयर शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ये दोनों चीजों का जिक्र कहां कर रखा है? सेक्शन नंबर 23 क्लियरली स्टेट करता है कि कौन सी चीजें लॉफुल कंसिडरेशन और कौन सी चीजें लॉफुल ऑब्जेक्ट में आने वाली है। एंड फिफ्थ थिंग इज फिफ्थ कहता है इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। मतलब लॉ एक्सप्रेसली अभिव्यक्त रूप से अगर उसे शून्य ना घोषित कर दे तो हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हैं। मतलब कहीं तो ऐसा लॉ है जो एक्सप्रेस कर रहा है कि कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड ही रहने वाले हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स की लिस्ट है कि हाँ बिल्कुल है हमारे पास, वॉइड एग्रीमेंट्स की एक्सप्रेस लिस्ट है हमारे पास। मैं आपको सेक्शन नंबर भी नोट डाउन करवा के दे दूं। 11 एक्सप्रेसली बोला नहीं है, लेकिन अगर आप उसका इफेक्ट देखोगे सेक्शन नंबर 11 का 12 का तो वो वॉइड एग्रीमेंट के जैसा है। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 दैट इज बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट रेंडर करता है। फिर जनरल रूल 25 में बोला एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, से लेकर 30 तक 36 एंड 56 ये वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करता है। 56 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की भी चर्चा कर रखी है, 2 पैराग्राफ से उनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। दैट मीन्स आप देखो लगभग सेक्शन नंबर 30 तक पूरे सेक्शन 10 ने आपको ओवरव्यू दे दिया है। केपेबल पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वॉइड है, तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे। और यही 5 एसेंशियलिटी को हम कहते हैं लीगली एनफोर्सेबल। इनमें से एक भी चीज अगर नहीं है, एक भी चीज मिसिंग है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं करा सकते। लॉ मना कर देगा, लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन नंबर 10 नहीं बोलता है।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन नंबर 10 नहीं बोलता। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि वो चीजें जो है हमारे एग्रीमेंट में हमको रिक्वायर्ड है, वो चीजें हमारे एग्रीमेंट में हमको रिक्वायर्ड है, बट वो आपके सेक्शन नंबर 10 में नहीं बोला है। दैट मीन्स वो चीजें एग्रीमेंट के लिए कौन कौन सी है, आप खुद सोचो। अगर आपको एग्रीमेंट बनाना है तो सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक शुड बी देयर? टू पार्टीज, एक कोई तो पार्टी होनी चाहिए ना आपके साथ, आप अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते ना। देयर हैज टू बी सम अदर पार्टी, दैट मीन्स देयर हैज टू बी प्लूरैलिटी ऑफ द पार्टीज। बोलो हाँ कि ना, प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज। अब प्लूरल तो समझते ही हो ना, बहुवचन, एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। कैन वी एवर से दैट आई एग्री विद माई सेल्फ? हाँ, I may agree with myself or I may agree with my point of view, my perception, and that is also good. Obvious सी बात है ना, कोई एग्री करे ना करे, अगर आप अपने मन से, अपने विचारों से संतुष्ट हो तो बढ़िया है आपका जीवन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक और व्यक्ति आपको चाहिए, दैट मीन्स प्लूरैलिटी ऑफ द पार्टीज में देयर शुड बी 2 or more parties for you to agree on some point, वरना किसके साथ एग्रीमेंट करोगे? एंड सेकेंड थिंग, जब वो सेकेंड पार्टी आ चुकी है, देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड, there should be consensus ad idem. I would rather say there should be meeting of mind. Meeting of mind means consensus ad idem, both the parties should agree on same thing in a same sense. ये कहीं ना कहीं fulfillment है हमारे सेक्शन नंबर 14 का, जो ये कहता है कि फ्री कंसेंट है। yes or no? अगर प्लूरैलिटी ऑफ द पार्टीज है, दोनों पार्टीज को समझ आ रहा है कि एक दूसरा कहना क्या चाह रहा है, देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ द फैक्ट्स, हम कहेंगे द पार्टीज आर सेट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्री कंसेंट। ये चीजें हमारे एग्रीमेंट में रिक्वायर है, यही चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब जो जो एसेंशियलिटी एग्रीमेंट की है वो एज इट इज हू बहू किसमें चली जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट 12th में लेके जाओगे ना, तो 10th की मार्कशीट के नंबर बदल थोड़ी ना जाएंगे, वो एज इट इज 12th में रहेंगे ही रहेंगे। यस और नो? मतलब ऑब्वियसली मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट मार्कशीट इज गोइंग टू स्टे सेम ना। गॉट इट? सो दैट्स हाउ एन एग्रीमेंट कन्वर्ट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे चलेंगे जिसमें और सारी एसेंशियलिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, अब देखो जरा, अब पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ऑफर प्रपोजल बाद में, ठीक है? ऑफर प्रपोजल बाद में, पहले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल एनफोर्सेबिलिटी समझ लें, फिर हम प्रपोजल से वापस अपनी जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, जब तक आपको टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट समझ ही नहीं आता है ना, आप बच्चे ऑफर की स्टेज पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म बोलना शुरू कर देते हो। वहां तो एग्रीमेंट भी नहीं बन रहा बच्चे, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन रहा, वहां तो प्रॉमिस बन रहा है। This is the reason that whenever I begin with contract at ka class, the first term that I explain is agreement and contract. Agreement and contract, ताकि word कौन सा यूज करना है आपको ऑफर और प्रपोजल के वक्त एटलीस्ट आपको पता हो कि मैम दिस पर्सन ऑफर्ड, दिस पर्सन एक्सेप्टेड, इट इज एग्रीमेंट। नो, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज ओनली एंड ओनली प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद हम जाकर कंसिडरेशन पढ़ेंगे, तब हमारा जाके एग्रीमेंट बनेगा। दिस इज द रीजन, पहले ये समझो। Now, first we will understand the meaning of the term agreement. हम उल्टा चल रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम उल्टा चलते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर से हम प्रॉपर क्रोनोलॉजी वाइज चलते हैं, दैट इज रिवर्स क्रोनोलॉजी, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल एनफोर्सेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यस। तो एग्रीमेंट 2E डिफाइन करता है, बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, every promise and set of promises forming the consideration for each other. That means in every agreement there is going to be promise, और एक से ज्यादा promise भी हो सकता है। Every promise and set of promises forming the consideration for each other. That means अगर A says to B that I am going to buy your land, मैं आपका घर खरीदना चाह रहा हूं, तो A को क्या मिलने वाला है? A is going to get this house, ए को ये घर मिलेगा, बी को क्या मिलेगा? मान लो 10,000 रुपीज। ए इज प्रॉमिसिंग बी दैट आई शैल गिव यू 10,000 रुपीज, ये ए का प्रॉमिस है। व्हाट इज बी सेइंग? बी इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर हाउस। ए इसके साथ ये भी बोल सकता है कि मैं 10,000 रुपीज प्लस 10 kg राइस दे दूंगा, या मान लो 100 kg राइस भी दे दूंगा। सो A is making a set of promises. Please note down, set of promises. एक से ज्यादा promise भी हो सकता है, it is not necessary कि हम सिर्फ एक promise करें, हम 2, 4, 5, 6 promise भी कर सकते हैं। Now this promise is a consideration for Mr. B
ए का जो 10,000 रुपीज है एंड 100 kgs ऑफ राइस है वो बी के लिए कंसिडरेशन है, एंड बी का जो हाउस है वो ए के लिए कंसिडरेशन है. So each other's promise is a consideration for each other. See, जब तक A कुछ नहीं दे B क्यों प्रॉमिस करेगा कुछ देने के लिए? जब तक B कुछ नहीं देगा A क्यों प्रॉमिस करेगा B को कुछ देने के लिए? So each and every parties when it forms the consideration for each other, दोनों के लिए जब प्रतिफल का काम करे, कुछ वैल्यू हो, कुछ अमाउंट का हो, that is what we call it as agreement. इसी चीज पर एग्री हुए हैं कि मैं तुमको ये दूंगा, तुम मेरे को ये दोगे, दिस इज एन एग्रीमेंट, और दोनों को पता है हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, दैट मेक्स एन एग्रीमेंट. दैट मीन्स दे आर एग्रीइंग ऑन द टर्म्स, दे आर एग्रीइंग ऑन द कंसिडरेशन व्हिच ईच ऑफ द पार्टी हैज प्रॉमिस्ड टू गिव टू ईच अदर. गॉट इट? एंड यही एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है, दैट मीन्स लॉ उसको एनफोर्स करने के लिए रेडी है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजंस आपने कंप्लाई कर लिए हैं, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अब जाकर ये क्या बनता है? अब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है. दैट मींस नाउ यू कैन गो इनटू द कोर्ट एंड यू कैन गेट इट एनफोर्स्ड इफ इन केस पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. यहां जाकर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एसआरए में रेमेडी ले सकते हो, आप इंजंक्शन लेकर आ सकते हो, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी रेमेडी, कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. ये सारी रेमेडी एसआरए तभी रिकॉग्नाइज करेगा व्हेन देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, एसआरए डिनाई कर देगा अपनी रेमेडी के लिए. डैमेजेस भी तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ओके, चलिए आगे चलेंगे, जहां हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके. मैं कहूंगी बेटा स्लाइड्स आपको बस देख के एक बार नजर से निकालनी है, बाकी हम पूरा एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट 20 लेक्चर्स दैट वी विल बी कंडक्टिंग, जो हमारी जर्नी को एक एग्रीमेंट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक तो लेकर जाएगा ही जाएगा. मैं बोलूंगी लेक्चर नंबर 10 तक हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे हो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ लेंगे. उसके बाद आएगा आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मींस हमारी जर्नी यहां खत्म नहीं हो जाती बेटा. इसके बाद भी इफ इन केस एनी पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट रेमेडी यू हैव, ये सारी चीजें भी हमें देखनी होगी. यस और नो? गॉट इट? चलिए, सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट. ये देख लीजिए, ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर दिस टेबल, तो ये आप टेबल जो है अपने लिए यूज कर सकते हैं. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल, लीगली एनफोर्सेबल मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. This is given under 2E. This is given under 2H. Okay, this is E. चलिए जी, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एसेंशियल सारी अच्छे से पढ़नी है हमको, क्योंकि देयर आर मेनी सच एसेंशियलिटीज जो कि सेक्शन नंबर 10 वाली ही है, बट देयर आर अदर एसेंशियलिटीज ऑल्सो जो कि प्रिसीडेंट के तौर पे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, या उसकी एक एसेंशियलिटी को एक नया रूप देता है. आओ जरा पढ़े. कहता है देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. एसेंशियलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. बोलो हाँ कि ना. मैम सेक्शन नंबर 10 में तो नहीं दे रखा था. अरे 10 में नहीं दे रखा था, पर यहां तो दे रखा था ना. एग्रीमेंट भी तो बेटा 10th में आने के लिए पहले 8th क्लियर करेगा, 8th से पहले 6th में आएगा, केजी किंडरगार्टन में जाएगा, प्रेप में जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड जाएगा ना. तो ये सब वही तो रूट है, ये वही तो फॉलो कर रहा है. तो इन सब में प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी एसेंशियलिटीज भी है जो कि सेक्शन नंबर 10 कहीं ना कहीं लीगल एनफोर्सेबिलिटी में क्लैरिटी देता नहीं है. दैट इज सो वेरी अंडरस्टूड कि ये सब कुछ भी फॉलो करना पड़ेगा हमको. अंडरस्टूड? देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तुम्हारी अगली क्लास लगेगी प्रपोजल पर, फिर उसके बाद लगेगी एक्सेप्टेंस पर. ठीक है. पार्टीज शुड हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ही पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए. दैट मींस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वापस से रिपीट कर रही हूं, इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज सोशल रिलेशनशिप्स. इसका वेरी लैंडमार्क केस कौन सा बनता है हमारा? बाल्फोर वर्सेस बाल्फर. बाल्फोर वर्सेस बाल्फर का लैंडमार्क केस है, पढ़ेंगे हम आज की क्लास में. बाल्फर का केस भी पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. ये सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा. ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल. ये दोनों चीजें हम सेक्शन नंबर 10 में पढ़ चुके. जो चीजें एक्सप्रेसली सेक्शन नंबर 10 में दे रखी है ना, वो हम यहां पर सेक्शन नंबर 10 मेंशन कर देंगे. Parties must have capacity to enter into the contract. That means parties should be capable, and who are capable to the contract? Major unsound mind person and the person who is not disqualified by law. डिसक्वालीफाइड बाय लॉ की लिस्ट मैं आपको खुद से दे दूंगी. एलियन एनिमी है, कोई एम्बेसडर्स वगैरह है, कोई ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो लिस्ट हम, या कोई कन्विक्टेड पर्सन है उसकी लिस्ट जब हम फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी की, दैट इज आई थिंक 4th लेक्चर, उसमें डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको दे दूंगी. ओके, लिखेंगे कि ये भी सेक्शन नंबर 10 में दे रखा है, एंड दिस हैज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 11 + 12, क्योंकि 12 डिफाइंस हु इज अ साउंड माइंड पर्सन. कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री.
जिसके बारे में हम सेक्शन नंबर 10 में जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड व्हेन अ पर्सन इज सेड टू एंटर इनटू अ फ्री कंसेंट, when the consent is said to be free। देखो कंसेंट तो हो गया कि पार्टीज एग्री टू ईच अदर, लेकिन सेक्शन नंबर 14 ये बोलता है कि कंसेंट फ्री कब होगी, when there is absence of four things। और फोर थिंग्स कौन सी थी, coercion, undue influence, fraud, mistake and misrepresentation। 13 से लेके 22 पूरा के पूरा कंसेंट का मामला है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बी एंटर्ड इनटू ओरली और इन राइटिंग और इन रजिस्ट्रेशन। ये ऐसा हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली इस कोडिफाइड लॉ में नहीं है, एक्सप्रेसली नहीं दे रखा है। बट ये प्रैक्टिस से भी हमको पता चलता है, प्रैक्टिस से भी पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस क्लास इटसेल्फ, वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं। दैट मीन्स एक्सप्रेस हो सकता है एंड रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। प्लीज नोट डाउन, नॉट एवरी रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड, बट यस एवरी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। आप लिखित में और आप बेटा लिखित में साइन कर लें, कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार के पास जाके स्टैम्प ड्यूटी पे करने की। हाँ, लेकिन जहां हमने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर दी है, दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहां रजिस्ट्रार के सामने जाके आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। कुछ कुछ ऐसी एसेंशियलिटीज हैं जो वॉइड एग्रीमेंट्स के एम्बिट में नहीं फॉल करवाने वाली है। दैट मीन सेक्शन नंबर 25 से लेके 30 वाली एसेंशियलिटीज भी। कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना चाहिए, मैं तो कहूं ऑफर सर्टन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 7, 8 की कंप्लायंस होनी चाहिए। इट शुड हैव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबल हुआ होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 56 का जिक्र कर रहा है। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि ओके बेटा आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आओ, चांद तारे तोड़ कर ले आओगे? मैम ले तो आएंगे आपके लिए, नहीं ला सकते हो ना, ऐसा झूठा वादा करना है क्योंकि इम्पॉसिबल है। वो इवेंट्स, वो चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स विच कैन नॉट बी डिनाइड, उन चीजों का हम परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वादे करना मत किसी को। ठीक है, आसमान जो है धरती पर उतार दूं ना बेटा, कुछ ना उतरना है ना, रहने दो। चलो, इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए, रादर मैं कहूंगी एग्रीमेंट वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 10 में। मैंने बोला था 5 एसेंशियलिटीज होनी चाहिए बेटा सेक्शन नंबर 10 की, 1 2 3 4, और एक एसेंशियलिटी और क्या थी बेटा? एक एसेंशियलिटी जो हमारी फर्स्ट एसेंशियलिटी थी वो थी पार्टीज क्या होनी चाहिए? केपेबल। यस, 1 2 3 4 5 एसेंशियलिटी हो चुकी है, और उसके बावजूद 5 अदर ऐसी एसेंशियलिटीज ऑल्सो जो कि हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में एक्सप्रेसली नहीं दे रखी, बट इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स। रादर मैं कहूंगी और भी एसेंशियल्स हम पढ़ते जाएंगे साथ में। चलिए जी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट? दोनों के ही मामले में सेक्शन नंबर 23 ने बोला है कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होता क्या है। सेक्शन 23 ने एक लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले हम फर्क समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स कई बार इन दो टर्म्स को कैसे यूज कर लेते हैं, इन दो टर्म्स को सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं, बट दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। आओ जरा समझे व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। Consideration is what both the parties get. That is, I can write, what's happening to this board, भैया? What's wrong with this board? चलो, something for something. Quid pro quo. Rather मैं कह सकती हूँ some value. कोई तो वैल्यू होनी चाहिए in the eyes of law. दोनों के ही प्रॉमिस की कोई वैल्यू होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल मैं कह सकती हूं मोटिव भी है, यस और नो। मैं अगर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं इसका क्वेश्चन क्या पुट अप कर सकती हूं? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट आई कैन पुट अप? Why you are entering into contract? कंसिडरेशन में क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करूं तो मैं क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूं? What the both the parties are getting.
चलो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना, लगे हाथ एग्जाम्पल भी लेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि लिसन ब्रदर, तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर घर है ना, इस घर में आकर मेरे को रहने का है, मुझे ये पर्टिकुलर जो होम है, हाउस है, मुझे ये रेंट पे चाहिए। कैसा चाहिए? रेंट पर चाहिए, बराबर। बी बोला ठीक है, ये घर रेंट पे दे तो दूंगा, बट मुझे क्या मिलेगा? ए कहता है डोंट वरी, 5,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ आई एम गोइंग टू पे यू द रेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस। दिख रहा है ना 5,000? आई होप ओके। ये तो हुआ कंसिडरेशन। रुपीज 5,000 is a consideration for Mr. A and house is consideration, sorry, rupees 5,000 is a consideration for Mr. B and living in this house, getting this house rented is a consideration for Mr. A. Is it clear? ये हो गया consideration. But what is the object? अब यहीं पर A का objective है वहां पर आकर स्टडी करना, शांति से रहना, पीसफुली रहना। बी का ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना, है ना, पैसा आ जाए। दिस इज व्हाट बीज ऑब्जेक्टिव इज। ए का ऑब्जेक्टिव अगर यहां पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करना हो गया तो, प्रोस्टिट्यूशन करना हो गया तो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना हो गया तो, कल को अगर बी बेटा ए के घर में छानबीन करने आए दैट व्हाट आर यू एक्चुअली अप टू, व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस यू गॉट दिस हाउस रेंटेड, तो बी कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ए का फेल है। ए कल को दरवाजा खोल के ये नहीं बोल सकता हेलो ब्रदर एक्सक्यूज मी आई एम गिविंग यू 5,000 रुपीज, तुमको क्या पंचायत, ऐसा बी नहीं, ए नहीं बोल सकता। पैसा देकर नक्की नहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ कंसिडरेशन मिल गया अब चलते बनो। नो, बी हैज ऑल द राइट टू फाइंड आउट दैट फॉर व्हाट ऑब्जेक्ट यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर हाउस ऑफ माइन ऑन रेंट। तो बी ये डेफिनेटली जांच पड़ताल कर सकता है। अब अगर बी ये चीज पता करे और ये फाइंड आउट हो कि ए ने कुछ ऐसे यूजलेस पर्पस के लिए और इलीगल पर्पस के लिए उस हाउस को रेंट करवाया है, तो बेटा बी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का अधिकारिता रखता है। ही हैज ऑल द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर इटसेल्फ। गॉट इट? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, चलो आएंगे जरा आप डेफिनेशन से। सेक्शन नंबर 23 को हम वापस से डील करेंगे क्योंकि अभी हमने बेसिक मीनिंग समझा था। 23 में अब जरा देखेंगे कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता क्या क्या है। पहला बोलता है कि भाई हर वो चीज लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट में आएगी अगर फॉलोइंग थिंग्स नहीं है। प्लीज नोट डाउन सेक्शन नंबर 23 नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव इन नेचर बोलता है कि अगर जो 5 चीजें हम दे रहे हैं ये नहीं है ना तो आपका कंसिडरेशन लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है। कहता है द फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ उसको बैन नहीं करे ऐसा कंसिडरेशन होगा तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या बोलता है? शुड नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्लीज नोट डाउन, जब हमने फर्स्ट की बात की नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉर एग्जांपल बायगेमी फॉरबिडन बाय लॉ नहीं हो सकता ऐसा, यस और नो। टेररिस्ट एक्टिविटीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइज क्राइम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल अगर लॉ ने फॉर एग्जांपल रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह वहां एक्सप्रेसली दे रखा है कि आप कंसिडरेशन में इलीगल एक्टिविटीज नहीं करवा सकते, आप कंसिडरेशन में AK-47 ले सकते हो क्या, ड्रग्स ले सकते हो क्या, NDPS एक्ट का वायलेशन हो जाएगा यहां पर, तो कंसिडरेशन ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है इट शुड नॉट इंप्लाई एनी इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करे ऐसा कंसिडरेशन नहीं हो सकता। ए गिव्स 5,000 रुपीज टू बी इन ऑर्डर कि बी जो है जाकर सी का मर्डर कॉज करे। क्या कॉज करे? सी का मर्डर कॉज करे। नॉट अलाउड, क्योंकि ये किसी पर्सन को इंजरी कॉज हो रहा है ना। इंजरी क्या हो सकता है? हम लोग आईपीसी बीएनएस में पढ़ के आते हैं, इंजरी मींस एनी इलीगल हार्म कॉज टू माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन, 4 थिंग्स।
किसी बी को पैसा दिया आपने ये बोल के कि मिस्टर सी का डिफेमेशन कर दो, मैम किधर हो ये इंजरी, बेटा रेप्यूटेशन को इंजरी, डेफेमेशन इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द रेप्यूटेशन, मानहानि का अपराध करवाने के लिए नो, ना किसी की प्रॉपर्टी जला दो, किसी की आग लगा दो, घर को किसी की गाड़ी को आग लगा दो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नॉट अलाउड। फोर्थ क्या आता है, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड कमिट करने के इंटेंशन से आपने कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया होना चाहिए, दैट मीन्स किसी को डिसीव नहीं करना है। एंड लास्ट कहता है इट शुड नॉट बी इमोरल, इमोरल नहीं हो या नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जो सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, जो सोसाइटी के खुद के एथिक्स वगैरह हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 5 चीजें, दैट इज लास्ट वन स्पेसिफिकली इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये अगर नहीं है, पांचों में से अगर एक भी चीज हुआ वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा ही नहीं, तब्दील ही नहीं होगा। पांचों में से एक भी चीज हो गई, प्लीज नोट डाउन, पांचों में से एक भी चीज हो गई, इट विल रेंडर एन एग्रीमेंट एज वॉइड, क्योंकि ये डे 1 से 0 है, शून्य है, इसको लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। जो चीज डे 1 से 0 है उसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो चीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सबसिक्वेंट कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाता है या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, पार्टीज की डेथ हो चुकी है, लॉ में कोई चेंज हो चुका है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, जो आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते थे या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, अगर ऐसी चीज है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चीज हुई है तो दैट विल बी रेंडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट जो चीज डे 1 से ही सही नहीं है, दैट इज लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाली सारी चीजें एक्सेप्ट कंसेंट वाला पॉइंट, तो उन ग्राउंड्स पे आपका वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट रह जाएगा, 10वीं फेल रह जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में यूजुअली कंसेंट इज द मेजर पॉइंट, कि जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है दोज एग्रीमेंट्स contracts are usually considered as voidable contracts। voidable agreements को भूल जाओ, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेसली आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दे नहीं रखा है तो नहीं पढ़ना, ना डिफाइन कर रखा है ना दे रखा है। voidable agreement वाली चीज कुछ नहीं है, voidable contracts जरूर है। able वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स द पार्टी whose consent is not caused or whose consent is caused by fraud, undue influence, misrepresentation, mistake, उनके पास ऑप्शन होता है either to accept it or reject it। आओ जरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन दोनों को ही देखोगे, मिला के सबको सेक्शन नंबर 23 के साथ पढ़ते हैं जो कहता है कि ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड एक और एसेंशियलिटी हमने पढ़ ली थी और हमने बोला था द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप, नॉट टू क्रिएट अ सोशल एग्रीमेंट। वो देखो, सोशल एग्रीमेंट नॉट बाइंडिंग, लीगल रिलेशनशिप्स और लीगल एग्रीमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएट द ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल रिलेशनशिप, दे डू नॉट गिव राइज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का एक लैंडमार्क केस है जिसमें जो हस्बैंड है वो वाइफ को छोड़कर जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वाइफ से ये प्रॉमिस करता है दैट ही एग्रीड टू, वो एक्कम्पनी नहीं कर पाया अपनी वाइफ को वापस जहां पर भी उनको अपनी पोस्टिंग जगह पर जाना था, तो ही जॉइंस हिज पोस्टिंग एंड ही जॉइंस हिज ड्यूटी एंड ही एग्रीज टू सेंड हिज वाइफ ₹300 a month as maintenance expenses during the time when they were forced to live apart. But then the husband refuses to give the amount, so she sues on the ground that he has breached the contract, he has breached the agreement. Now the law says हस्बैंड और वाइफ के बीच बेटा नॉर्मल एक मामूली सा कोई अमाउंट वगैरह देने के लिए, मान लो ह्यूज अमाउंट भी देने के लिए अगर एग्रीमेंट हुआ है तो दैट डज नॉट अमाउंट टू अ सोशल एग्रीमेंट, वो सिर्फ और दैट अमाउंट्स टू अ सोशल एग्रीमेंट, दैट डज नॉट अमाउंट टू अ लीगल रिलेशनशिप और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। शी sued for breach of contract. Her action was dismissed on the ground that no legal relation has been contemplated and therefore there was a no contract. ऐसे तो सोचो न जाने डेली बेसिस पे कितने सारे केसेस फाइल हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, आइए जरा इसको हम एक बार डील कर रहे हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन एज इट इज जो हमारे 2E में दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एज इट इज जो 2H में दे रखी है। वन एंड अनदर मीन्स, अभी वेन डायग्राम बनाएंगे। इट सेज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल 10th passed are not 12th passed, but all 12th passed are 10th passed ना, therefore all agreements are contracts। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? दिस विल बी एन एग्रीमेंट। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या ये सही वेन डायग्राम बना रहे हैं हम जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं या आपके क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनका लीगल रीजनिंग अच्छा है उनको पता होगा वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो दिस इज एन एग्रीमेंट एंड दिस विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट।
यस, सो देखो जरा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट कहां कॉन्ट्रैक्ट है, बच गया ना बाहर का पोर्शन, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, इसके अंदर आ गया ना बॉक्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ओके, एनफोर्सिबिलिटी, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, मे नॉट नहीं, नॉट एनफोर्सेबल, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज एनफोर्सेबल, डेफिनेशन खुद कहती है। जब एनफोर्सेबल ही नहीं होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टीज को राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स प्लस लाइबिलिटीज टू द पार्टीज, रीजन बीइंग दैट इट इज एनफोर्सेबल। जैसे बेटा आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो उसमें साफ लिखा है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, that is enforceable, justifiable and non justiciable, that is you cannot go to the court। DPSP के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते ना, you cannot file a writ petition, 32 और 226 आर्टिकल का बेनिफिट नहीं ले सकते। Got it? यहां हमारी जर्नी फिनिश होती है एक इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दैट इज व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजी ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। शुरुआत हमारी ऑफर से होगी, उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलता है, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दैट मींस हमारा जो बेस होने वाला है, जो शुरुआत होने वाली है, वो होगी हमारी ऑफर से। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियलिटीज चाहिए वो पढ़ेंगे हम उसके अगली क्लास में। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू दे चुकी हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सारी चीजें किस किस सीक्वेंस में होगी, कहां कहां कौन कौन से सेक्शन में मिलेगा। अब इसके बाद मुझे ये लगता है कि जो रेंज मैंने आपको दी है वो याद करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। रेंज याद होगी तो प्री में बहुत हेल्पफुल होगा। देखो मैं हमेशा कहती हूं लॉ समझना डिफिकल्ट नहीं है, जो लीगल बैकग्राउंड का नहीं है, दैट इज लॉ बैकग्राउंड का नहीं है, उसको भी समझाओगे ना कोई भी लॉ समझ जाएगा। डिफिकल्टी लाइज इन रिमेंबरिंग दोस कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेंबरिंग द सेक्शन नंबर अलोंग विद द एक्सेप्शन। बेसिक लॉ हर कोई समझेगा, बट एक्सेप्शनल प्रोविजंस जरूरी होते हैं। इवन एक अच्छा डिफेंस लॉयर बनना है तो बीएनएस के जो जनरल एक्सेप्शंस है उस पर बहुत अच्छी कमांड होनी जरूरी है। नॉट जस्ट बीएनएस का जनरल एक्सेप्शन बट स्पेसिफिक प्रोविजन के भी एक्सेप्शन अगर दे रखे हैं, मर्डर के 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं ना, तो हर एक्सेप्शनल प्रोविजंस अगर आपको एक्सेप्शंस पे एक्सप्लेनेशंस पे अच्छी कमांड है तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि आजकल बेसिक लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं, एक्सेप्शन बेस ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। चलो अब हम बेरिक स्टार्ट करें, ठीक है। जो बेसिक्स मैंने हमेशा कहा है कि आपको एक्ट नंबर हमेशा याद होना चाहिए। इट इज एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1872। प्रेसिडेंट की असेंट आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, अप्रैल है, ठीक है, पता करेंगे। 1872 साफ लिखा है ऊपर, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, प्रेसिडेंट की असेंट के बाद बिल लॉ बन गया, लॉ का एनफोर्समेंट। गॉट इट? प्रेसिडेंट की असेंट मिलते ही वो लॉ बन जाता है, इसीलिए उसी ईयर का वही ईयर जो है आपके लॉ के साथ लगता है। एनफोर्समेंट डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2023 बेटा 25 दिसंबर 2023 में सारे लॉस को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी, लॉ बन गया था। दिस इज द रीजन ईयर बीएनएस बीएसए, भले ही आपका एनफोर्समेंट में 2024 को आया है बट लॉ 23 में बन गया था, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज बीएसए 23, बीएनएस 23, बीएनएस 2023। गॉट इट? डेट्स याद रखेंगे प्लीज नोट डाउन। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिफाइन कहां से हुआ है या डिराइव कहां से हुआ है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है प्री में। लैटिन टर्म है कॉन्ट्रैक्टम एंड कॉन्ट्रैक्टम मींस ड्रॉन टुगेदर। ड्रॉन टुगेदर मींस व्हाट? थिंग्स आर ड्रॉन टुगेदर, एग्रीइंग of the parties for certain terms and conditions is done together simultaneously at the same time। कंसेंसस एड इटम होता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉन टुगेदर। एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर याद रखना है, ठीक है। कई बार ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारी चीजें एक ही स्लाइड में ऐड ऑन कर दी गई है। और ये जो स्लाइड्स है ना, मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नेचर कैसा होता है? कोडिफाइड एंड सब्सटैंटिव है। कोडिफाइड क्योंकि इसको प्रॉपर सेक्शन नंबर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, तो कोडिफाइड है। सब्सटैंटिव मीन्स सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ, ये हम बीएनएस के दौरान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सब्सटैंटिव लॉ मींस द लॉ व्हिच डील्स विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज, वो कानून, वो विधि, वो स्टैट्यूट, रूल्स रेगुलेशंस जो आपके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व बताएं, वो सब्सटैंटिव होते हैं बिकॉज दे आर स्टेटिंग अबाउट द सबस्टेंस। प्रोसीजर लॉ जो आपको प्रक्रिया बताता है, मशीनरी का इफेक्ट देना। रादर मैं कहूं कि अगर प्रोसीजर लॉ होता ही नहीं, सब्सटैंटिव लॉ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। अगर सीआरपीसी नहीं रहता तो आईपीसी में पनिशमेंट कैसे देते? तो सब्सटैंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ से बहुत अधूरा है, उसके बिना खाली है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कोई रेमेडी चाहिए आपको तो सीपीसी एसआरए की मदद लेनी पड़ेगी आपको।
सो दिस इज सब्सटैंटिव लॉ। इलस्ट्रेटिव लॉ है, जाहिर सी बात है, खुद को अपने आप को इलस्ट्रेट करता है, देयर आर मेनी इलस्ट्रेशन। ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ है, सौगा हो गया, इंडियन पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, आईपीआर, ये सब बिजनेस लॉ का पार्ट है। इट क्रिएट्स राइट इन पर्सन, पर्सन मीन्स पर्सनल राइट्स हैं। इफ टुडे वी बोथ आर एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज अ पर्सनल राइट। I will enforce my right only against you. You are going to enforce your right only against me. I'll be liable only to you. You will be liable only to me. But you cannot enforce this agreement against the whole world. It's not like the ownership of the property, जहाँ पे owner is a true owner or holds the entitlement of the property best against the whole world. लेकिन ये right and personam है. It is not exhaustive. Not exhaustive. That means अपने आप में संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ अदर लॉज, लाइक एसआरए की मदद चाहिए होगी, क्योंकि एसआरए खुद बोलता है कि एसआरए को आप इफेक्ट दे सकते हो टू गिव और फॉर द एप्लीकेशन और टू गिव द इफेक्ट टू नॉट पीनल प्रोविजंस बट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। यस, तो यही कहता है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इतना ही अपने आप में संपूर्ण परिपूर्ण होता तो सीपीसी वगैरह वाली प्लीडिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट वहां होती नहीं, ये खुद लेकर बैठा होता। टीपीए हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, ये अधूरे हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, सॉरी दे आर नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। अगर एग्जॉस्टिव होते, एग्जॉस्टिव जैसे सीआरपीसी वगैरह हो गया, ओके। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिवाइड कैसे कर रखा है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6, जिसमें 1 से लेके 6 के बाद जो आपका स्पेसिफिकली 7 एंड 11th चैप्टर है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप, वो रिपील हो चुका है। रीजन बीइंग कि उसकी वजह से न्यू लॉज बन चुके हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन चुका है, ये रिमूव हो चुके हैं। ये प्रोविजंस आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां से स्पेसिफिक एक्ट ही पढ़ना है। जिन पर्टिकुलर स्टेट्स में जुडिशरी के सिलेबस में एक्सप्रेसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन कर रखा है, वो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे 1 से लेके 75, देन इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, दैट्स इट। अगर सौगा और आईपीए पढ़ना है तो वो एक्सप्रेसली आपके सिलेबस में ये चीज ऐड करके देंगे। अगर नहीं लिखा है तो हमको वो सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां से रिपील हो चुका है, ओके। नेक्स्ट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और इनको ही हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सौगा और आईपीए डालती है। क्या डालती है? सौगा एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डालती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड आईपीए डालती है। रिमेंबर दिस थिंग। कुछ कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें डालती है। गॉट इट? तो ये भी एक तरीके से आप स्पेशल मान सकते हो, अलग नहीं है, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और 11 वो बाहर चला गया ना, वो इधर होता तो वो भी स्पेशल में ही जाता। सो दे आर ऑल्सो स्पेशल, दे आर ऑल्सो स्पेशल। लाइक आई टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी में ये सब स्पेशल लॉ कॉन्ट्रैक्ट में डाल रखा था, और सेमेस्टर्स के एग्जाम में ये अलग से सब्जेक्ट वर्ड दे रखा था, इनको अलग से सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल रखा था। सो डोंट वरी, चाहे चैप्टर नंबर 7 एंड 11 जो रिपील हो चुका है, या ये 5 टॉपिक्स की हम बात करते हैं, दे ऑल आर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर मेड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच दे आर मेड। बाकी 1 से लेके 75 इररिस्पेक्टिव ऑफ whatever objective you have made a contract with, सब पे समान रूप से अप्लाई होता है। बट इंडेमनिटी के प्रोविजंस तो सिर्फ इंडेमनिटी वाले पर ही अप्लाई होंगे ना, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी ना अप्लाई होंगे। गारंटी वाले गारंटी पे होंगे, बेलमेंट पे थोड़ी होंगे, बेलमेंट वाला बेलमेंट पे होगा, प्लेज पे थोड़ी होगा, एजेंसी वाला एजेंसी पर होगा। बट ऑल दीज नीड्स दी सेक्शन नंबर 1 से लेके 75। ये 1 से लेके 75 के बिना अधूरे हो जाएंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है 1 से लेके 75 तक, ओके। आई होप दिस लुक्स लाइक 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले डील करेंगे और उसके बाद हमारा सेशन वाइंड अप करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर डिपेंड्स अपॉन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड। बाइफिकेशन हम 2 ग्राउंड्स पे करते हैं, एक हाउ इट इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है वैलिडिटी के ग्राउंड पे। फॉर्मेशन बहुत सिंपल है और मैं कहूंगी रादर हमें ना डेफिनेशन में ही दे रखे हैं, एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या अभी हम डील कर लेंगे। लेकिन ये वाले जितने भी है ना, ये थोड़ा टेढ़ा मामला बनता है, मतलब ये बहुत सारे सेक्शंस का अक्यूमुलेशन में रादर कहूंगी। फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त रूप से, इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और विद द हेल्प ऑफ राइटिंग, वर्ड्स और राइटिंग। वर्ड स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं ना, तो एक्सप्रेस हो जाता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मींस बाय कंडक्ट, विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्ट और विद एन एक्शन ऑटोमेटिकली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे चलेंगे, स्लाइड्स है हमारे पास। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मींस द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट
parties did not wanted to enter into the contract, but law recognizes that you both are into a contract. ठीक है, जैसे फॉल्स डिलीवरी हम लोग कर देते हैं, बाय मिस्टेक डिलीवरी। मेरा घर था बेटा, प्लॉट नंबर अगर 8 है, किसी ने फोन पे 1 बोला, उसने 8 सुन के मेरे घर पे पिज्जा की डिलीवरी कर दी। आई कंज्यूम्ड इट, इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, आई नीड टू पे, बिकॉज अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकते हम। यस, देन द वैलिडिटी, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल, दिस इज 2H। फिर आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको एनफोर्स नहीं कर सकते, वो वॉइड एग्रीमेंट रह जाते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक इस पॉइंट को ध्यान रखना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं डे 1 से, क्योंकि लॉ का वायलेशन कर दिया ना, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कंसिडरेशन सही नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो सब्सिक्वेंटली एग्रीमेंट बन के कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एनफोर्समेंट के टाइम पर, दैट इज एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो चुका है, बिकॉज सब्सिक्वेंटली अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, दैट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इधर लिखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ फ्री कंसेंट की वजह से होता है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, इट रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइडेबल। दैट मीन्स able word है, void plus able. Able means it is giving an option to the aggrieved party whose consent is not caused freely, जिनके पास ऑप्शन होता है either to accept it or reject it. voidable contract का प्लीज स्टेटस देखें एंड प्लीज नोट डाउन। मैं अभी आपको वापस से बता दूं कि ये स्टेटमेंट सुनना मैं क्या बोल रही हूं। voidable कॉन्ट्रैक्ट मेजरली सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है, जब फ्री कंसेंट नहीं है, बट देयर विल बी सेक्शंस, हम आगे चलेंगे, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वहां पर और आएगा। जब हम सेक्शन नंबर 38, 39 पढ़ेंगे, वहां पर फिर से कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस वॉइडेबल दिखाएगा, लेकिन यूजुअली फ्री कंसेंट होता है। बट ऐसे कुछ एक दो सेक्शन आपको आगे दिखेंगे जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आप डाल सकते हो। तो आपका ये एक और होमवर्क रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट शुरू करने से पहले अपने बैरक के सामने या जहां पर भी आपको सही लगे एक लिस्ट मेंटेन करेंगे। ये वॉइड एग्रीमेंट्स, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बस हम यहां पर सेक्शन नंबर्स फीड इनटू करते रहेंगे ताकि वो लिस्ट आपके दिमाग में याद रहे। ठीक है, यस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन क्या होता है, दैट इज हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, क्योंकि द वर्ड इज एबल। जब मैं आपको पूछती हूं इज दिस पीपीटी अंडरस्टैंडेबल, आर यू केपेबल, दैट मीन्स वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, या फिर आपके पास इतनी क्षमता है, यू हैव अ चॉइस टू चूज आइदर ऑफ देम। दैट मीन्स जब ये सवाल पूछूं केपेबल है, एबल है, आइदर द आंसर इज यस और नो। जब मैं ये पूछूं दैट इज द पीपीटी अंडरस्टैंडेबल, तो या तो आंसर यस है या नो है। वॉइड एबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट को या तो हम यस बोले या नो बोले, और यहीं से क्या होता है, यहीं से ऑप्शन मिलता है एग्रीव पार्टी को कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वैलिड। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे, इसका स्टेटस क्या बनता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट नहीं बनेगा, वापस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाके फेल होगा, वापस नीचे नहीं आ जाएगा। भाई नीचे से तो ये डे 1 से तो बेस से तो ऑलरेडी सही था, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट की जो ग्रोथ हुई है वो सही था। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना, हम जब टेबल पढ़ेंगे ना डिफरेंस की, वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लेक्चर आएगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 और 6, उसमें डील करेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, द एग्रीव पार्टी गेट्स एन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। इफ एक्सेप्टेड वैलिड एग्रीमेंट, इफ अवॉइडेड और इफ रिजेक्टेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कहानी खत्म। चल अच्छा, एक और पॉइंट समझेंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स में एक डिफरेंस है, पर हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट जरूर होता है, बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। मान लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस कमिट करने के लिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि लेट्स मर्डर सी। नाउ दिस इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट ऑल्सो। रादर मैं बोलूंगी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, इलीगल एग्रीमेंट होगा ये, क्योंकि डे 1 से क्या है, अनलॉफुल है, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, डिफीज द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी इलीगल एक्ट इज नॉट अलाउड। सेक्शन नंबर 61 ऑफ बीएनएस, सेक्शन नंबर 120 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट देता है। तो ऑफेंस कमिट करने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है ना, तो वो इलीगल होगा। दैट मीन्स आप आईपीसी में भी रेमेडी लेने जा सकते हो, और यहां पर तो लॉ का इफेक्ट वॉइड होगा ही होगा। ठीक है,
चलिए, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियलिटीज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये इलस्ट्रेशंस आपका होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन आप जरूर पढ़ेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मींस इट इज क्रिएटेड बाय वर्ड्स, जो कि स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं। ये स्लाइड सिर्फ इसलिए कि आप होमवर्क में अपने नोट्स बना लें। Implied contract when it is entered into parties not by words but by the action and conduct. Parties का action and conduct ऐसा है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, कूली हो गए हैं, शू पॉलिश वाले, अगर कोई बैठा है व्यक्ति, शू पॉलिश की सर्विस कोई दे रहा है बंदा, आपने जाके बेटा अपना शूज खोल के वहां रख दिया, ही स्टार्ट्स पॉलिशिंग इट। दैट मीन्स उसको पता है कि जैसे ही आपने शूज रखा है, उसने आपका शूज एक्सेप्ट करते ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। नाउ यू कैन नॉट डिनाई टू गिव द रेम्युनरेशन और टू गिव द अमाउंट जो भी आपने इनकर किया है वहां पे। ये देखो, ये कूली का एग्जाम्पल है। आप स्टेशन पर उतरे, महाकुंभ गए, प्रयागराज स्टेशन पर उतरे आप, वहां से कूली वाले भैया ने आपका सामान उठाकर लेकर चलना शुरू कर दिया, आप भी पीछे पीछे चल दिए। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है भाई कूली वाले भैया प्रॉपर अपना रेड वगैरह जो भी उनका यूनिफॉर्म होता है वो कपड़े पहन के हैं, आपको पता है कि हाँ दिख रहे हैं भैया कूली वाले भैया। ऐसा थोड़ी हाँ यूपी सरकार ने कोई फैसिलिटी लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सो आप भी उनके पीछे पीछे चल दिए। दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि स्टेशन के बाहर जैसे ही आपका सामान ड्रॉप किया जाता है, आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। गॉट इट? यस और नो? ठीक है, यस। आगे चलेंगे। ओके, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कंस्ट्रक्टिव, इसको सेमी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं एक तरीके से, है ना। सेमी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टीज अपने आप सर्कमस्टांसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। ये देखो, एक ट्रेडर था जो एक पर्सन के घर के बाहर सामान रख के जाता था। अकबर ट्रीट्स हिज गुड्स, द गुड्स एज हिज ओन। वो बाउंड है इन गुड्स को पे करने के लिए, बिकॉज द लॉ इन्फर्स एंड रिकॉग्नाइजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सर्कमस्टांस। कॉन्ट्रैक्ट बाय द एग्रीमेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड नहीं होता है। यहां पर जो पार्टीज है वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुई हैं, बट बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं कि अब पार्टीज को हम कॉन्ट्रैक्ट में मानते हैं। पार्टीज ने खुद ऐसा कंडक्ट वगैरह नहीं किया है। ये शॉर्ट टाइटल जरूर पढ़ेंगे एंड प्रपोजल से हम डेफिनेशन कल की क्लास में पढ़ना शुरू कर देंगे। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड सेविंग। शॉर्ट टाइटल में क्या बोला है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस एक्ट may be called as the Indian Contract Act. Please note down the Indian Contract Act 1872 and इसका extent and commencement कहाँ है? It extends to whole of India and shall come into force on 1st day of September 1872. whole of India संपूर्ण भारत पर applicable है। सेविंग मार्क करो, 5 स्टार लगाओ, सेविंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेविंग मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है किसको किसको परेशान नहीं करेगा, किसको किसको इफेक्ट नहीं करेगा, किसको किसको टच भी नहीं करेगा। तो कुछ चीजें जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इफेक्ट से सेव्ड है। कौन कौन सी है? नथिंग हियर इन कंटेंट, नथिंग हियर इन मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी कंटेंट है वो क्या नहीं करेगा? शैल नॉट। मैम नॉट कैसे? बेटा नेगेटिव शुरू कर दिया ना, इसलिए वर्ड नॉट बोल सकते हैं। इसलिए नथिंग शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यू। किसको किसको इफेक्ट नहीं करेगा? प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यू, एक्ट, रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। जो यहां पर एक्सप्रेसली रिपील ही नहीं हुआ है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, नॉर एनी यूजेज और कस्टम। कोई यूजेज है, रीति रिवाज है, कस्टम है कोई बिजनेस के, ट्रेड के, ऑफ ट्रेड, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने आप चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पंचायती नहीं करेगा। नॉर एनी इंसिडेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही इंसिडेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर टर्म्स के अंदर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर दिए हैं तो ठीक है, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। दैट मीन्स ये जो भी चीजें हैं अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परेशान नहीं करेगा। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा चीज लिख दिया जाए बेटा कि आई एम गोइंग टू टीच 100 आवर्स इन अ मंथ, पॉसिबल है, ठीक है, रेम्युनरेशन मिल रहा है, सब कुछ बराबर है, कहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं है, हो सकता है। बट आई एम गोइंग टू टीच 1000 आवर्स इन अ मंथ, दिस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आ जाएगा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यहां पे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये सारी चीजें थी। मैंने सोचा था कि आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ डेफिनेशंस और करेंगे, बट डजंट मैटर, क्योंकि जब हम प्रपोजल पढ़ेंगे तो उसके साथ प्रॉमिस की डेफिनेशन वैसे हम पढ़ेंगे। एंड
ओके यहाँ पे प्रॉमिस नहीं है, यहाँ पे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसर की डेफिनेशन दे रखी है। ओके, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसर की डेफिनेशन दे रखी है। कंसिडरेशन की क्लास में कंसिडरेशन का पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, जब हम वॉइड एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तब की क्लास में हम ये डेफिनेशन भी डील करेंगे। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है आपको समझ आया होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बताया है, प्लस जो मैंने 3 लाइंस में जो सीक्वेंस बताया है, क्रोनोलॉजी, किस तरीके से एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी में क्या क्या आता है, ये होमवर्क कर लेना। सेक्शन नंबर 10 जरूर पढ़ लेना। आज की क्लास का होमवर्क ये है कि जो भी मैंने रेंज दी है वो रेंज अच्छे से याद कर लेना, बाय हार्ट लर्न कर लेना। और दूसरी चीज, लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला जो पूरा चार्ट था वो जरूर अपनी नोटबुक्स में पेस्ट कर लेना और समझ के आना सेक्शन नंबर 10 को। हालांकि सेक्शन नंबर 10 को हम नेक्स्ट क्लास से एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बाद की क्लास से डील करेंगे, कंसिडरेशन की क्लास से हम डील करेंगे, ठीक है। एंड इन सेशंस के पीडीएफ लेने के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्री बैच है PW ऐप पर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे और वहां पर जाकर, ये फ्री बैच है, इसको एनरोल करने कोई फीस डिडक्ट नहीं होगी। वहां पर आपको सेम क्लासेस वहां पर भी दिख जाएगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। एंड उनकी पीडीएफ वहीं से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने टाइम तक के लिए एक्सेस आपको वहां पर प्रोवाइड कर रखा है, सिर्फ उतने टाइम तक के लिए। आज से हो सकता है 1-2 साल बाद आप जाओगे तो बैच का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जब तक उस बैच को आप एक्सेस कर सकते हो, तब तक के लिए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच। Thank you.